इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ISO 9001 क्लॉज 4.3 का ऑडिट व्यू समझाएंगे। यह क्लॉज ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, जिसमें बताया जाता है कि आपके QMS का स्कोप कैसे तय किया जाए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्लॉज 4.3 का ऑडिट के दौरान कैसे इम्प्लीमेंटेशन चेक किया जाता है। क्लॉज 4.3 में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने QMS का स्कोप डिफाइन करना होता है। स्कोप तय करते वक्त तीन मुख्य बातें ध्यान में रखनी होती हैं। ए, एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज, जो चौथाई एक में दिए गए हैं। बी, इंटरेस्टेड पार्टीज के रिक्वायरमेंट्स, जो चौथाई दो में मेंशन है। सी, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये सब कुछ मिलाकर ही QMS का एक्चुअल स्कोप बनाया जाता है। इस स्लाइड में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को ISO स्टैंडर्ड के सभी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करने चाहिए, अगर वो उसके QMS के स्कोप के अंदर आते हैं। स्कोप को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मेंटेन करना जरूरी है, जिसमें प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कोई भी एक्सक्लूडेड रिक्वायरमेंट की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, तो उससे प्रोडक्ट की कंफॉर्मिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तभी एक्सक्लूजन वैलिड माना जाता है। इस स्लाइड का ऑब्जेक्टिव है ऑडिट के लिए चेक करना कि ऑर्गेनाइजेशन ने QMS के बाउंड्रीज और एप्लीकेबिलिटी क्लियरली डिफाइन किए हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरेस्टेड पार्टीज और प्रोडक्ट्स सर्विसेज को स्कोप डिफाइन करते वक्त कंसिडर किया है। स्कोप को डॉक्यूमेंट किया गया है। अगर कोई ISO 9001 रिक्वायरमेंट एक्सक्लूड किया गया है, तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी गई है। ये सब चीजें इंश्योर करना जरूरी है ISO 9001:2015 क्लॉज 4.3 के कंप्लायंस के लिए। इस स्लाइड में ऑडिट के दौरान पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न दिए गए हैं, जो QMS स्कोप के डिटर्मिनेशन से जुड़े हैं। आपका QMS का डिफाइंड स्कोप क्या है? ये स्कोप कैसे तय किया गया? इस स्कोप को डिफाइन करने में कौन कौन शामिल था? ये प्रश्न इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने QMS के स्कोप को सोच समझकर डिफाइन किया है और रेलेवेंट लोगों को इस प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है। इस स्लाइड में ऑडिटर यह समझना चाहता है कि आपने स्कोप डिफाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा। इंटरनल और एक्सटर्नल मुद्दों को, क्लॉज 4.1। इंटरेस्टेड पार्टीज और उनकी एक्सपेक्टेशंस को, क्लॉज 4.2। आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। ये सब फैक्टर्स आपके QMS स्कोप को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें कंसिडर करना जरूरी है। इस स्लाइड में पूछा गया है कि क्या आपने ISO 901 के कुछ रिक्वायरमेंट्स को एक्सक्लूड किया है? अगर हाँ, तो कौन से और क्यों? और क्या ये एक्सक्लूजन्स कस्टमर या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में दिक्कत देते हैं? ऑडिट के दौरान ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। इस स्लाइड में डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े ऑडिट प्रश्न दिए गए हैं। स्कोप कहाँ डॉक्यूमेंट किया गया है? क्या स्कोप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियरली कम्युनिकेट और समझा गया है? और क्या ये ऑडिटर्स, कस्टमर्स या रेगुलेटर्स के लिए उपलब्ध है? ये सब सवाल ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी हैं। इस स्लाइड में बताया गया है कि ऑडिट के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव एविडेंस जरूरी हैं। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेड स्कोप स्टेटमेंट होना चाहिए, जो क्वालिटी मैनुअल या QMS डॉक्यूमेंटेशन में होता है। क्लॉज 4.1 के इश्यूज, 4.2 के इंटरेस्टेड पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का रेफरेंस होना चाहिए। अगर कोई ISO 9001 रिक्वायरमेंट एक्सक्लूड किया गया है, तो उसका जस्टिफिकेशन भी चाहिए। मैनेजमेंट रिव्यू या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रिकॉर्ड्स भी स्कोप से जुड़े एविडेंस होते हैं। इस स्लाइड में क्लॉज 4 के कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज बताए गए हैं। अगर QMS स्कोप डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, तो ये एक बड़ी गलती है। स्कोप अगर एक्चुअल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लिखा हो पर डिजाइन भी होता हो, तो ये भी नॉन कन्फॉर्मिटी है। स्कोप डिसाइड करते वक्त अगर क्लॉज 4.1 इश्यूज या 4.2 इंटरेस्टेड पार्टीज
का ध्यान नहीं दिया गया तो यह भी गलत है। और अगर कोई रिक्वायरमेंट एक्सक्लूड किया गया है बिना जस्टिफिकेशन के या एक्सक्लूजन कंफॉर्मिटी, ये स्लाइड QMS स्कोप स्टेटमेंट टेम्पलेट के बारे में है जो ऑर्गेनाइजेशन के काम के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। ये टेम्पलेट ISO 9001:2015 के क्लॉज 4.3 के सभी रिक्वायरमेंट्स को कवर करता है, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरेस्टेड पार्टीज, प्रोडक्ट सर्विसेज और एक्सक्लूजन्स अगर हो तो। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है स्कोप डिफाइन करने के लिए। ये स्लाइड एक QMS स्कोप स्टेटमेंट टेम्पलेट को दिखाता है। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, नंबर, वर्जन, इफेक्टिव डेट, किसने बनाया और किसने अप्रूव किया। ये फॉर्मेट इंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपरली ट्रैक और ऑथराइज हो। ये स्लाइड एक QMS स्कोप स्टेटमेंट टेम्पलेट का फॉर्मेट दिखाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए जैसे दस्तावेज का शीर्षक, डॉक्यूमेंट टाइटल, दस्तावेज संख्या, संस्करण, वर्जन, प्रभावी तिथि, किसने तैयार किया और किसने अनुमोदित किया। ये सब चीजें इंश्योर करती हैं कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक और ट्रेसेबल हो। ये स्लाइड बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने QMS स्कोप को डिफाइन करते वक्त कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए। इंटरनल इश्यूज जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, स्किल्स और प्रोसेस कैपेबिलिटीज। एक्सटर्नल इश्यूज जैसे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, लीगल या मार्केट ट्रेंड्स। इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, रेगुलेटर्स, जिनकी नीड्स को ध्यान में रखा गया। ये सब फैक्टर्स QMS स्कोप बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस स्लाइड में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001:2015 के सारे एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे क्लॉज जैसे 8.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जस्टिफिकेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और डेवलपमेंट का काम नहीं करता बल्कि कस्टमर के दिए गए स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर प्रोडक्ट बनाता है। नोट भी दिया गया है कि एक्सक्लूजन तभी अलाउ होती है जब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी या कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट ना करे। इस स्लाइड में रिवीजन हिस्ट्री दिखाई गई है। यहां बताया गया है कि QMS डॉक्यूमेंट का फर्स्ट वर्जन 1.0 है, जिसका स्टेटस है इनिशियल रिलीज। इसमें वर्जन नंबर, डेट, किया गया चेंज और जिसने अप्रूव किया उसका नाम या पोजीशन मेंशन होता है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता रहे कि डॉक्यूमेंट में कब क्या अपडेट हुआ।